हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टार रिटन गोल। फ्रेंड्स, करंट अफेयर नवंबर 2020 का ये भाग एक है। तो इसमें हम भाग एक में करंट अफेयर्स जो हैं वो पढ़ेंगे और हम प्रत्येक जो प्रश्न रहेगा उसका डिस्क्रिप्शन भी देखते जाएंगे। तो प्रश्न के साथ साथ में उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर मतलब कि MAB कार्यक्रम में भारत के किस टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है? ऑप्शन है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व। तो इसका ऑप्शन सही है डी, अर्थात कि पन्ना टाइगर रिजर्व को MAB में शामिल किया गया है। यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर मतलब कि MAB कार्यक्रम में भारत के पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है। यूनेस्को द्वारा 1971 में एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में स्थापित मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के सतत विकास के विचार को आगे बढ़ाया है। यह एक महत्वपूर्ण बाघ क्षेत्र है और पन्ना टाइगर रिजर्व का होस्ट है। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा शब्द गोनी निम्नलिखित में से क्या है? नंबर ऑप्शन है इसके रोबोट, टाइफून, कोरोना की नई वैक्सीन, परीक्षण किट। तो ये क्या है? खबरों में रहा जो गोनी है ये एक टाइफून है। खबरों में रहा गोनी एक टाइफून है। इस साल फिलीपींस में हिट करने वाला 18वां तूफान है। ये हवा की गति के आधार पर उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं उनको 5 श्रेणियों में बांटा गया है। जब घूर्णन प्रणालियों में हवाएं 39 मील प्रति घंटे तक पहुंचती हैं तो तूफान को उष्णकटिबंधीय तूफान कहा जाता है, और जब वे 74 मील प्रति घंटे तक पहुंचती हैं तो उष्णकटिबंधीय तूफान को उष्णकटिबंधीय चक्रवात या तूफान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और इसे एक स्पेशल अलग से नाम भी दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया। यह किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू, केरल और त्रिपुरा। तो ये इसका ऑप्शन जो है वो जम्मू सही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया। मंत्री जी ने कहा कि इसके लागू होने के बाद मानसर क्षेत्र में प्रतिवर्ष पर्यटकों की संख्या में 10 लाख से बढ़कर 20 लाख तक की वृद्धि हो सकती है। मानसर कायाकल्प योजना के अंतर्गत 1.15 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन होने की भी संभावना है। यह लगभग 1 मील लंबी और आधा मील चौड़ी झील है जो भ्रमण के लिए काफी लोकप्रिय मानी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में घोघा हजारी रोपैक्स फेरी सेवा का शुभारंभ करने वाले हैं? तो ये घोघा जो परियोजना है इसमें से ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान। तो ये कहाँ पर शुरू होने वाली है? ये गुजरात में शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के घोघा हजारी रोपैक्स फेरी सेवा का शुभारंभ करने वाले हैं। रोपैक्स फेरी सेवा सूरत और सौराष्ट्र के बीच में 370 किलोमीटर की वर्तमान दूरी को कम करके 60 किलोमीटर कर देगी। इस सेवा के परिवहन का जो समय है वो 10 से 12 घंटे से घटकर अब जो टाइम हो जाएगा वो 3 से 4 घंटे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर को निम्नलिखित में से किस राज्य का स्थापना दिवस नहीं मनाया जाता है? ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर ऑप्शन सही है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर को नहीं मनाया जाता है। बाकी यहाँ पर कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ने किसके साथ बायोमास गैसिफिकेशन आधारित हाइड्रोजनरेशन टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है IIT दिल्ली, IISc बंगलुरु और तीसरा ऑप्शन है नीति आयोग, चौथा ऑप्शन है IIT मद्रास। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है बंगलुरु, मतलब कि IISc बंगलुरु।
बायोमास गैसिफिकेशन आधारित हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। यह हस्ताक्षर इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और IISc बेंगलुरु ने मिलकर किया है। यहाँ IISc से तात्पर्य है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इसका जो मकसद है, उद्देश्य है, वो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ाना है। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों की समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर और 4 नवंबर। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है 2 नवंबर सही है। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों की समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल यदि एक पत्रकार को पुलित्जर प्राइज मिलता है तो 100 पत्रकारों को मार दिया जाता है। इसका मतलब ये जो पुलित्जर प्राइज है ये किस में मिलता है? पत्रकारिता में मिलता है। बीते 14 सालों में अर्थात 2006 से 2019 तक लगभग 1200 पत्रकारों को मार दिया गया है। बता दें कि यूनेस्को और नीदरलैंड द्वारा संयुक्त रूप से विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन 2020 का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन 9 से 10 दिसंबर को किया जाना है। इस सम्मेलन की जो थीम रहेगी वो रहेगी जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। इस सम्मेलन का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि पत्रकार मौजूदा वक्त में और भविष्य में अपना जो काम करें वो सेफली कर सकें, सेफ्टी से कर सकें और इंडिपेंडेंटली वो काम कर सकें। गौरतलब है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने पहले समलैंगिक उप प्रधानमंत्री का चुनाव किया है? ऑप्शन है अमेरिका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और म्यांमार। तो इसका जो ऑप्शन है सही है वो है न्यूजीलैंड। हाल ही में न्यूजीलैंड की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्बन, तो न्यूजीलैंड की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा अर्बन। और इन्होंने अपनी नई जो कैबिनेट है उसको बनाया है, उसकी घोषणा की है। उप प्रधानमंत्री के रूप में ग्रांड रॉबर्टसन को चुना गया है जो देश के पहले समलैंगिक उप प्रधानमंत्री हैं। ग्रांड रॉबर्टसन वित्त मंत्री का पदभार भी संभालेंगे। और यहाँ पर बता दें कि ननिया मोहता विदेश मंत्री की भूमिका निभाएंगे। वहीं जो प्रियंका राधाकृष्णन हैं, तो प्रियंका राधाकृष्णन ने सामुदायिक और स्वैच्छिक क्षेत्र मंत्री और सामाजिक विकास एवं रोजगार एसोसिएट मंत्री के रूप में शपथ ली है। यहाँ पर प्रमुख बात यह है कि जो प्रियंका राधाकृष्णन हैं ये ऐसे पहली भारतीय हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड में मंत्री परिषद में जगह बनाई है। अगला प्रश्न है, सनबर्न फेस्टिवल का 14वां संस्करण भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया है? ऑप्शन है आपके पास त्रिपुरा, बिहार, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। तो सनबर्न फेस्टिवल का जो 14वां संस्करण है ये गोवा में आयोजित किया गया है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। प्रसिद्ध सनबर्न फेस्टिवल के 14वें संस्करण का आयोजन की घोषणा की गई। इस 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन 27 दिसंबर 2020 से गोवा के वागाटोर में किया जाएगा। यह महोत्सव टाइम टू लिव अगेन एंड लिव लव डांस अगेन विचारधारा के साथ मनाया जाएगा। कोविड-19 के दौर में इस महोत्सव को आयोजित करने के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए उपाय या उपयोग में लाए जाने वाले जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन किया जाएगा। खबरों में रही नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है आपके पास तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नेयार, ये कहाँ पे है? केरल में अवस्थित है, अर्थात ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। हाल ही में नेयार वन्यजीव अभ्यारण्य से एक पिंजरे को तोड़कर एक बाघिन के भाग जाने के कारण यह अभ्यारण्य जो है सुर्खियों में आया था। बता दें कि इस बाघिन को कुछ दिनों पहले केरल के वायनाड जिले के पुपल्ली
पुपल्ली से पकड़ा गया था। केरल राज्य में स्थित नेयार वन्य जीव अभ्यारण्य की अवस्थिति पश्चिमी घाट में है। अगस्तमाला शिखर यहाँ की प्रमुख पिकनिक स्पॉट है। इसके अलावा यहाँ पर वाच टावर, डियर पार्क, लायन सफारी पार्क और मगरमच्छ पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण के लिए एक योजना का शुभारंभ किया है। फोर्टिफाइड चावल में निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड और विटामिन डी। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है विटामिन डी, अर्थात फोर्टिफाइड चावल में विटामिन डी नहीं पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर फोर्टिफाइड चावल के वितरण के लिए एक योजना का शुभारंभ किया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश से पृथक होकर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात की पीडीएस के तहत शुरू की गई है। इस योजना को छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। बता दें कि जो फोर्टिफाइड चावल होता है इसमें आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड जैसे मुख्य पोषक पाए जाते हैं और इस चावल के सेवन से पोषण संबंधी काफ़ी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। इससे जो एनीमिया के कुपोषण के लोग हैं उनको भी काफ़ी इससे हेल्प हो सकती है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो आपके पास जो यहाँ पर ऑप्शन है चेन्नई, नई दिल्ली, पुणे और बंगलुरु। तो इसका जो यहाँ पर ऑप्शन सही है वो है बंगलुरु। तो देखिए ये जो अपना एयर इंडिया है ये बंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। एयर इंडिया 2021 का 13वां संस्करण बंगलुरु में आयोजित किया जाना है। यह 3 से 7 जनवरी 2021 के इतने टाइम पे बंगलुरु मतलब कि कर्नाटक के येलाहंका स्थित वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। 5 दिवसीय यह कार्यक्रम एरोस्पेस और रक्षा उद्योगों की एक प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी को संयोजित करेगा। हाल ही में किस राज्य में मछुआरों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल शुरू करने की बात की गई है? ऑप्शन है आपके पास कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और उड़ीसा। तो तमिलनाडु ने हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने मछुआरों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल शुरू करने की बात की है। मछुआरों के लिए भारत के पहले और एकमात्र एफएम रेडियो चैनल कडल ओसाई 90.4 का प्रसारण किया जा रहा है। चैनल के सभी आरजे मछली पकड़ने वाले समुदायों से संबंधित या उनके लिए गाने और मनोरंजन के लिए भी ये उपयोग में आएगा। किस संस्था द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई से सितंबर 2020 की अवधि में बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में 41.1% की बढ़ोतरी देखी गई है? ऑप्शन है नीति आयोग, NCAER, NSO और गूगल बिजनेस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है NCAER। NCAER संस्था द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई से सितंबर 2020 की अवधि में बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स CBI में 41.1% की बढ़ोतरी देखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र मतलब कि मुंबई और पुणे के सूचकांक में 135.5% और दक्षिण मतलब कि बेंगलुरु और चेन्नई में 79.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। उत्तरी क्षेत्र अर्थात कि दिल्ली NCR के लिए CBI 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही के बीच लगभग अपरिवर्तित रही है। पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में व्यापारिक धारणा अधिक आशावादी थी। इस वर्ष OV विजयन मेमोरियल साहित्य पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर सुभाष चंद्रन, T पद्मनाभन, विनोद जाल्या
और अनंत कुमार। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो ए ऑप्शन अर्थात सुभाष चंद्रन। इस वर्ष ओवी विजयन मेमोरियल साहित्य पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए पुरस्कार जो मिला है वो सुभाष चंद्रन को प्रदान किया गया। उनके उपन्यास समुद्र शिला, तो ये याद रखना है कि उनका जो उपन्यास वो था क्या था, समुद्र शिला, इसके लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया है। संस्कृति मंत्री ए के बालन दिसंबर में आयोजित होने वाले एक समारोह में इस पुरस्कार को प्रदान करेंगे। 2 से 4 नवंबर तक चलने वाले गंगा उत्सव 2020 को किस मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। तो यहाँ पर जो जल शक्ति मंत्रालय है इसके थ्रू ये गंगा ये जो उत्सव है ये किया जाना है। 2 से 4 नवंबर तक चलने वाले गंगा उत्सव 2020 को जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह के एक भाग के रूप में गंगा टास्क फोर्स ने एनसीसी कैडेटों के साथ मिलकर वनीकरण अभियान भी चलाया है। गंगा नदी को 4 नवंबर को ही राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इसी उपलक्ष्य में केंद्र सरकार इस दिवस को गंगा उत्सव 2020 के रूप में मना रही है। इस कार्यक्रम का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। अगला प्रश्न है इरडा ने वर्ष 2020-21 की लक्ष्य प्राप्ति के लिए किस मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU का या MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय और ऑप्शन डी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो यहाँ पर जो अपना ऑप्शन सही है वो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सही है, अर्थात ऑप्शन बी सही है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड अर्थात कि इरडा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए प्रमुख लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अनुसार भारत सरकार ने अक्षय ऊर्जा उद्योग से 2403 करोड़ का नया राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। नवंबर 2020 तक इरडा ने भारत में 2700 से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है। इरडा को 1987 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित मिनिएचर ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, केरल और गोवा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो केरल सही है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन केरल में शुरू की गई है। इस ट्रेन का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन द्वारा तिरुवनंतपुरम के वेल्ली टूरिस्ट विलेज में किया गया। इस ट्रेन में 3 बोगियां हैं जो एक बार में लगभग 45 लोगों को ले जा सकती हैं। इस परियोजना को 10 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। यह परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया है? ऑप्शन है IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु, IIT दिल्ली और CDAC। तो यहाँ पर ऑप्शन IIT मद्रास सही है, अर्थात IIT मद्रास ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया है। ये जो गेम है इस पर आधारित है कि आप कोविड-19 से कैसे बच सकते हैं और ये 12 भाषाओं में लॉन्च किया गया है, जिसमें संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, मराठी, मलयालम, हिंदी, गुजराती, बंगाली और असमिया तथा पंजाबी शामिल हैं। हाल ही में TN कृष्णन का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे किस विधा से संबंधित थे? ऑप्शन है नृत्य, संगीत, साहित्य लेखन और चित्रकला। तो वो किससे संबंधित थे? संगीत से संबंधित थे।
मशहूर वायलिन वादक टी.एन. कृष्णन का 92 वर्ष की उम्र में तमिलनाडु में निधन हो गया। तो यह कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे। उन्हें संगीत कला निधि, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सहित कई उपाधियों से सम्मानित किया जा चुका है। इनका जन्म 1928 में केरल के त्रिपुनिथुरा में हुआ था। तो इनका जन्म त्रिपुनिथुरा में हुआ था। वर्तमान में इनकी मृत्यु तमिलनाडु में हुई। उन्हें केरल के महान संगीतकार और संगीत प्रिय लोगों में गिना जाता है। उनके 2 पुत्र कृष्णन नटराजन और श्री राम कृष्णन भी वायलिन बजाते हैं। हाल ही में किस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज INS एरावत को सूडान पहुंचाया गया है? ऑप्शन है प्रोजेक्ट मौसम, प्रोजेक्ट सागरमाला, मिशन सागरमाला मतलब मिशन सागर सेकेंड और प्रोजेक्ट ओबोर। तो यहाँ पर मिशन सागर सेकेंड के तहत INS को भेजा गया है। भारतीय नौसेना के जहाज INS एरावत को मिशन सागर के दूसरे चरण के तहत सूडान देश भेजा गया है। भारत मिशन सागर के तहत वर्तमान में अपने मित्र देशों को कोविड-19 महामारी और प्राकृतिक आपदाओं से उबरने में सहायता प्रदान कर रहा है। INS एरावत 100 टन खाद्य सहायता लेकर सूडान पहुंचा है। आपको बता दें कि मिशन सागर के दूसरे चरण में INS शिप एरावत सूडान, जिबूती, दक्षिण सूडान और इरिट्रिया को खाद्य सहायता पहुंचाएगा। अगला प्रश्न है, BCCI ने निम्नलिखित में से किसके साथ 3 साल के किट स्पॉन्सरशिप सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपके पास इधर जो ऑप्शन है ये हैं MPL, अमेजन, फ्लिपकार्ट और वीवो। इधर पे जो ऑप्शन सही है वो है MPL। BCCI ने MPL मतलब कि मोबाइल प्रीमियर लीग के साथ 3 साल के किट स्पॉन्सरशिप सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सौदा नवंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक रहेगा। प्रति मैच किट की स्पॉन्सरशिप राशि 65 लाख है और 3 साल की अवधि के लिए बिक्री प्रति वर्ष 3 करोड़ है। MPL अभी IPL की 2 फ्रेंचाइजी टीमों कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ में से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, श्री पद्मावती अम्मावारी मंदिर काफी चर्चा में अभी रहा है, तो बताइए कि ये किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही है आंध्र प्रदेश। श्री पद्मावती अम्मावारी मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस बार वार्षिक कार्तिकेय ब्रह्मोत्सव भव्य तरीके से 11 से 19 नवंबर तक तिरुचूर के श्री पद्मावती अम्मावारी मंदिर में आयोजित किया जाना है। तो कार्तिकीय ब्रह्मोत्सव जो है ये भी आंध्र प्रदेश के इसी मंदिर में आयोजित किया जाता है। कोविड-19 के मद्देनजर इस उत्सव को निजी रूप से मनाया जाएगा। केवल मंदिर के जो कर्मचारी और पुजारी हैं वही इसमें से भाग लेंगे। खबरों में रहा शब्द ईटा क्या है? ऑप्शन 1 है कोरोना किट, ऑप्शन बी हरिकेन और सी रोबोटिक वैन और डी ऑप्शन प्राचीन नृत्य कला। तो ये क्या है? एक हरिकेन है। खबरों में रहा ईटा एक हरिकेन है। शक्तिशाली तूफान ईटा निकारागुआ, तो ईटा कहाँ पे आया है? निकारागुआ में आया है। तो निकारागुआ में विनाशकारी हवाओं और बारिश के साथ आया। इस तूफान की जो रफ्तार थी वो 150 मील प्रति घंटा अर्थात कि 240 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पूर्वानुमानकर्ताओं ने कहा कि पूर्वी ग्वाटेमाला, दक्षिणी बेलीज और जमैका, तो यहाँ पर ये भी याद रखने लायक है कि ग्वाटेमाला और ये दक्षिणी बेलीज, जमैका, इन सारे जगहों का इसने क्या किया है? प्रभावित किया है। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ निवेश पर उच्च स्तरीय संयुक्त टास्क फोर्स का आयोजन किया है? ऑप्शन है जापान, UAE, ताइवान और श्रीलंका।
तो इसका ऑप्शन सही है यूएई, अर्थात बी ऑप्शन सही है। भारत ने यूएई के साथ निवेश पर उच्च स्तरीय संयुक्त टास्क फोर्स का आयोजन किया है। दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया है। संयुक्त टास्क फोर्स को 2012 में यूएई और भारत के बीच पहले से मजबूत आर्थिक संबंधों को और गहरा बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में बनाया गया था। जनवरी 2017 में हस्ताक्षरित व्यापक सामरिक भागीदारी समझौते के तहत दोनों देशों ने इस तंत्र को काफी महत्व दिया है। मानसिक कल्याण के रूप में योग और आयुर्वेद चिकित्सा पर अंतरराष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कब किया जाना है, यह कब किया गया? तो ऑप्शन है 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर और 7 नवंबर। तो इसका ऑप्शन सही है 5 नवंबर, अर्थात बी ऑप्शन। 5 नवंबर को मानसिक कल्याण के लिए योग और आयुर्वेद चिकित्सा पर अंतरराष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया। इसका आयोजन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद अर्थात AIIA वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर किया गया है। तो ये सिडनी विश्वविद्यालय के साथ में मिलकर किया गया है। इसकी जो थीम थी वो थी योगा एंड आयुर्वेदा मेडिसिन फॉर मेंटल वेलनेस। तो ये थीम भी काफी महत्वपूर्ण है। इससे योग और आयुर्वेद से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं के नेतृत्व वाले कितने स्टार्टअप्स ने माई गवर्नमेंट द्वारा आयोजित कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज प्रतियोगिता में जीत हासिल की है? ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 8। तो इसमें से 6 ऑप्शन सही है। महिलाओं के नेतृत्व की 6 स्टार्टअप्स ने माई गॉव मतलब माई GOV द्वारा आयोजित कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंजर प्रतियोगिता में जीत दर्ज की है। माई गॉव ने UN वीमेन के साथ मिलकर कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंजर या चैलेंज अप्रैल 2020 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्टार्टअप समाधान के लिए प्रोत्साहित करना और अभिनव समाधान के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद करना है। चैलेंजर्स 2 चरणों में लागू किया गया था। आइडेशन स्टेज और प्रूफ ऑफ कंसेप्ट स्टेज में इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में अगला ऑप्शन है खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा फोर्टिफाइड चावल वितरित करने की योजना कितने वर्षों के लिए इन्होंने शुरू किया है? तो ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। तो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 3 वर्ष के लिए फोर्टिफाइड चावल वितरण करने के लिए योजना बनाई है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा फोर्टिफाइड चावल का जो वितरण किया जाना है वो 3 वर्ष तक किया जाएगा। यह जो योजना है इसको 2019-20 से 2022-23 के बीच में लागू किया जाना है। इस योजना में लगभग 15 राज्यों को मतलब 15 राज्यों के द्वारा मंजूरी इसको दे दी गई है। हाल ही में किस राज्य में 2020 के अंत तक सभी बैटरी चालित वाहनों के लिए 100% कर छूट देने का फैसला किया गया है? ऑप्शन है मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन सही है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राज्य सरकार ने सभी बैटरी चालित वाहनों के लिए 2022 के अंत तक 100% कर की छूट में फैसला देने का निर्णय लिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कारों को 50% रियायती दर पर छूट देने की बात की थी। हाल ही में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद GCC की वार्षिक राजनीति वार्ता आयोजित की गई। निम्नलिखित में से कौन सा देश GCC में शामिल नहीं है? ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर और इराक। तो इसका ऑप्शन डी अर्थात इराक सही है। हाल ही में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने एक वार्षिक राजनीतिक वार्ता आयोजित की। इसमें भारत और का जो प्रतिनिधित्व है वो विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने किया है और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल
एक अंतर सरकारी आर्थिक और राजनीतिक संघ है। इसमें बहरीन, ओमान, कुवैत, सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे देश शामिल हैं। जीसीसी क्षेत्र में 6.5 मिलियन से अधिक भारतीय कामगार मौजूद हैं। मतलब कि जीसीसी जो जितने भी देश हैं इनमें भारतीय कामगार काफी मात्रा में हैं। जीसीसी का भारत के कच्चे तेल के आयात में 34% हिस्सा है। मतलब कि जीसीसी के जो देश हैं यहाँ से हम 34% कच्चा क्रूड ऑयल खरीदते हैं। आपको बता दें कि इराक खाड़ी सहयोग परिषद मतलब कि जीसीसी का सदस्य नहीं है। किस संस्था द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ दशकों में लगभग 30 भारतीय शहरों में पानी जोखिम मतलब कि पानी की जो कमी है उसमें वृद्धि हो जाएगी? तो ये किसने कहा है? ऑप्शन है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, नीति आयोग, और चौथा ऑप्शन है स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान। तो वर्ल्ड वाइड फंड ने ऐसा कहा है, अर्थात कि वर्ल्ड वाइड फंड नेचर, अर्थात ऑप्शन बी सही है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ दशकों में लगभग 30 भारतीय शहरों में पानी जोखिम की तीव्र वृद्धि होगी। इसमें जयपुर, अमृतसर, इंदौर, श्रीनगर, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, विशाखापत्तनम आदि शहर शामिल होंगे। यह रिपोर्ट बाढ़ और सूखे के मध्य जल जोखिम को परिभाषित करती है। रिपोर्ट के अनुसार यह रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि पानी के जोखिम और प्रभावित शहरों की संख्या 2050 तक बढ़कर 100 हो सकती है। यह रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा जो डिस्प्ले की गई है। केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस योजना के तहत केरल में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान और प्रसाद स्कीम, या फिर सुगम्य भारत अभियान। तो इसका जो ऑप्शन सही है सी, अर्थात कि प्रसाद स्कीम के तहत ऐसा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रसाद स्कीम के तहत केरल में पर्यटन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। यह उद्घाटन वर्चुअल नेटवर्क के माध्यम से किया गया है। वर्ष 2014-15 में द पिलग्राम रिज्यूनेशन एंड स्पिरिचुअल अनाउंसमेंट ड्राइव अर्थात कि प्रसाद की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य तीर्थ यात्रा और विरासत स्थलों के एकीकृत विकास से था। निम्नलिखित में से किसे प्रोफेसर ए.एन. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर संजीव रेड्डी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर सुशांत कार, फिर ऑप्शन है अगला डॉक्टर शमन हबीब, और डी ऑप्शन है डॉक्टर अर्चना सिंह। तो सुशांत कार को, डॉक्टर सुशांत कार को ये अवार्ड दिया गया है। हाल ही में डॉक्टर सुशांत कार को सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट इंडिया द्वारा प्रोफेसर ए.एन. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सुशांत कार के नेतृत्व में हुए अनुसंधान में मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक कोशिकाओं और टी कोशिकाओं जैसी प्रतिरक्षा कोशिकाओं के साथ लीशमैनिया के संपर्क का अध्ययन किया गया। आपको बता दें कि लीशमैनिया डोनोवनी एक प्रोटोजोआ परजीवी है जो कि कालाजार का कारण बनता है। तो कालाजार का जो कारण है वो यहाँ पर एक प्रोटोजोआ होता है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किस राज्य में पोर्टेबल ट्रांजिट हॉस्पिटल स्ट्रक्चर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। तो तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तमिलनाडु राज्य में पोर्टेबल ट्रांजिट हॉस्पिटल स्ट्रक्चर का उद्घाटन किया है। उन्होंने एनडीआरएफ के एक स्टेशन पर प्रीफैब्रिकेबल आइसोलेशन सेंटर फॉर कोविड-19
का वीडियो कॉल के जरिए उद्घाटन किया। इस केंद्र की जो सुविधाएं होंगी विशेष तो वो ये हैं कि जैसे ये बहुत कम समय पर तैयार हो जाएगा, ये हल्का होगा, इसलिए इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पे दिक्कत नहीं होगी और ये पर्यावरण के भी अनुकूल होगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने भारत में कार्यस्थलों के लिए नए मानसिक स्वास्थ्य मापदंड की शुरुआत की है? ऑप्शन है आरोग्य वर्ल्ड, आयुष मंत्रालय, रिलायंस ग्रुप या फिर अमेजन। तो इसका ऑप्शन सही है आरोग्य वर्ल्ड। आरोग्य वर्ल्ड ने भारत में कार्यस्थलों के लिए नए मानसिक स्वास्थ्य मापदंड की शुरुआत की है। यह भारत में अपनी तरह का पहला प्रयास था जिसे आरोग्य वर्ल्ड ने कोविड काल में व्यापार जगत और HR लीडर्स के बार बार अनुरोध करने पर ऐसा शुरू किया गया है। मापदंड का नया सेट वेलबींग, मैनेजिंग स्ट्रेस, लीडरशिप और सपोर्टिंग रिकवरी को बढ़ावा देने जैसे कई पहलुओं को कवर करता है। इससे भारत के कार्यबल को स्वस्थ रखने या स्वस्थ रहने और अधिक उत्पादक बनने में भी मदद होगी और भारत का भविष्य में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी वृद्धि होगी। हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित संवर्धित पिनाका रॉकेट का ओडिशा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया गया है? ऑप्शन है इसरो, रासकोसमोस, DRDO और IISc बंगलुरु। तो DRDO ने अभी पिनाका का परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित संवर्धित पिनाका रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। रॉकेट का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से किया गया है। यह संस्करण पहले के संस्करण की तुलना में लंबी दूरी हासिल करने में सक्षम होगा। DRDO ने 1980 के दशक के अंत में मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का विकास शुरू किया। यह रूसी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का एक विकल्प है जिसे ग्रैंड कहा जाता है। आपको बता दें कि पिनाका पहली बार कारगिल युद्ध में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यह समझौता ज्ञापन मंजूर किया है। ऑप्शन है जापान, चीन, अमेरिका और स्पेन। तो इसका ऑप्शन सही है स्पेन। PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और स्पेन के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। यह MOU खगोल विज्ञान के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। समझौता ज्ञापन पर स्पेन के इंस्टीट्यूटो डी एस्ट्रोफिसिया डी कैनारियास और भारतीय खगोल भौतिक संस्थान के बीच हस्ताक्षर किए गए। स्पेन के भारत के लिए शीर्ष निर्यात लोहा, कपड़ा, इस्पात, समुद्री भोजन, कार्बनिक रसायन, चमड़ा और ऑटोमोबाइल हैं। हाल ही में किस राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और शरणार्थी आबादी के लिए कई पहलों को लाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो इसका ऑप्शन पश्चिम बंगाल सही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और शरणार्थी आबादी के लिए कई पहलों की घोषणा की है। इसमें भूमि पट्टा और सांस्कृतिक और विकास बोर्डों की स्थापना शामिल है। इस पहल में राज्य की कॉलोनियों के सभी शरणार्थियों को शामिल किया गया है। राज्य सरकार शरणार्थियों को 25,000 भूमि पट्टे भी प्रदान करेगी। नवघोषित मटुआ विकास बोर्ड को 10 करोड़ का आवंटन किया गया है। आपको बता दें कि मटुआ बंगाल से आए हुए मतलब दलित शरणार्थी हैं जिनको मटुआ से रिलेट किया जाता है। इसके अलावा राज्य में 3 ST समुदाय बाउरी, माझिस और बागी के लिए विकास संस्कृति बोर्ड बनाए गए हैं। तो यहाँ पर बाउरी, माझिस और बागी ये भी काफी महत्वपूर्ण है जो याद करने लायक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 210 मेगावाट की लुहरी स्टेज 1
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जाएगा? ऑप्शन है गंगा, यमुना, श्योक और सतलज। तो ये सतलज पे बनाया जाएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2010 मेगा वाट के लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के 1810 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस जल विद्युत परियोजना का निर्माण सतलज नदी पे किया जाना है। इस परियोजना से सालाना 758.2 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। साथ ही परियोजना को सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। इसे बिल्ड ऑन ऑपरेट मेंटेन मोड से लागू किया जाएगा। परियोजना को लागू करने के लिए पहले ही हिमाचल प्रदेश सरकार और सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच राइजिंग हिमाचल कार्यक्रम के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ एक संयुक्त सेनाभ्यास कैरेट का आयोजन किया है? तो कैरेट अमेरिका ने किसके साथ किया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत और जापान। तो ये बांग्लादेश के साथ अमेरिका ने किया है। बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक संयुक्त नौसेना अभ्यास कैरेट का आयोजन किया है। यहाँ कैरेट का अर्थ है कोऑपरेशन, अफ्लैट, रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। यह अभ्यास बांग्लादेश के चटगांव में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, सी ट्रैकिंग एट रिप्लेसमेंट, समुद्र में कानूनी नियम और मानव रहित एरियल व्हीकल के एविएशन के आधार पर प्रैक्टिस करना शामिल है। हाल ही में किस राज्य ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सीबीआई को दी सामान्य सहमति को वापस कर लिया है? ऑप्शन है केरल, असम, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन केरल सही है, अर्थात केरल ने जो सीबीआई को जांच के अधिकार दिए थे उसको उन्होंने क्या कर लिया है? वापस कर लिया है। इसी के साथ साथ जो अन्य जो राज्य हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ है, तो उन्होंने भी इस तरह से अपने अधिकार क्या कर लिए हैं? वापस कर लिए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय शतावधानम इंटरनेशनल शतावधानम कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन है साहित्य, नौसेना अभ्यास, औषधि और खाद्य पदार्थ। तो यह साहित्य से संबंधित है। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय शतावधानम कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह साहित्य से संबंधित है। यह कार्यक्रम भाषा के संरक्षण और खोई हुई परंपराओं को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शतावधानम कार्यक्रम डॉक्टर मेधसानी मोहन द्वारा तिरुपति में श्री कृष्णदेवराय सत्संग के तत्वावधान में आयोजित किया है। अगला प्रश्न है, भारत में कश्मीर के किस क्षेत्र ऑब्लिक जिले को कश्मीरी केसर या कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है बड़गांव, श्रीनगर, पंपोर क्षेत्र और किश्तवाड़। तो ये पंपोर क्षेत्र इसका ऑप्शन सही है। कश्मीर के पंपोर क्षेत्र को कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र का केसर उत्पादन में मुख्य योगदान है। केसर पारंपरिक रूप से प्रसिद्ध कश्मीरी व्यंजनों के साथ जुड़ा हुआ है। केसर की खेती में सुधार के लिए नेशनल मिशन ऑन केसर लागू हुआ है। नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच अर्थात NECTAR विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय है। पंपोर कश्मीर और यांगयांग सिक्किम के बीच जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों में समानता से यांगयांग में केसर की फसल की खेती होती है। जो केसर है वो पुष्प के वर्तिकाग्र से बनाया गया एक मसाला होता है जो काफी ही लोकप्रिय है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल मतलब कि GWEC ट्रेड एसोसिएशन के अनुसार पवन ऊर्जा अगले कितने वर्षों में वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड वृद्धि हासिल करेगी? ऑप्शन है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष और 20 वर्ष। तो इसका ऑप्शन
एक सही है 5 वर्ष। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ट्रेड एसोसिएशन के अनुसार पवन ऊर्जा अगले 5 वर्षों में वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड वृद्धि हासिल करेगी। GWEC के मुताबिक 2024 के अंत तक तटवर्ती और अपतटीय क्षमता के कुल 384 गीगावाट की उम्मीद है, जो संचयी पवन ऊर्जा क्षमता को लगभग 1000 गीगावाट तक ले जाएगा। 2020 से 2024 के बीच 50% से अधिक तटवर्ती पवन क्षमता को चीन और अमेरिका में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में पहला भारतीय नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इस कॉन्क्लेव को किस मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया है? ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय और अगला ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय। तो इसका ऑप्शन सही है ए अर्थात विदेश मंत्रालय। हाल ही में पहला भारत नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इस कॉन्क्लेव में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। कॉन्क्लेव को संयुक्त रूप से विदेश मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित किया गया था। कॉन्क्लेव में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स और ब्लॉकचेन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 8 नॉर्डिक बाल्टिक देशों में एस्टोनिया, डेनमार्क, फिनलैंड, लातविया, आइसलैंड, नॉर्वे, लिथुआनिया और स्वीडन शामिल हैं। लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया ये 3 बाल्टिक देश कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाल्टिक सागर से जुड़े हुए हैं। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर और 8 नवंबर। तो इसका ऑप्शन बी 6 नवंबर सही है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के दोहन को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव 2001 में पारित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार कम से कम 40% आंतरिक संघर्ष पिछले 60 वर्षों में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र की 6 एजेंसी प्राकृतिक संसाधनों के कारण उत्पन्न होने वाले तनाव को रोकने में देशों को मदद करेगी। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है संजय मिश्रा, ऑप्शन बी MM कुट्टी, ऑप्शन सी जयशंकर मुर्थी और ऑप्शन डी है जावेद अहमद। तो इसका MM कुट्टी सही है। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव MM कुट्टी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाके में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के प्रोफेसर मुकेश खरे, भारत मौसम विभाग IMD के पूर्व महानिदेशक रमेश केजे को आयोग का पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य नियुक्त किया गया है। आदेश के अनुसार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में संयुक्त सचिव अरविंद कुमार नौटियाल आयोग के पूर्णकालिक सदस्य होंगे। यह नियुक्ति पद संभालने से 3 साल या फिर 70 साल तक होने तक किया जाएगा। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण की गहराती समस्या के बीच केंद्र ने 29 अक्टूबर को एक नए कानून को लागू कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाके में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया। एक नए कानून के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान किया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कोयले को लेकर 5वें संयुक्त कार्यकारी समूह मतलब कि JWG की बैठक की मेजबानी की है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, चीन, जापान और मलेशिया। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन इंडोनेशिया सही है। हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया के साथ कोयले को लेकर 5वें संयुक्त कार्यदल की मेजबानी की बैठक यहाँ पर संपन्न की है इन्होंने। हाल ही में किस देश की सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के
प्राथमिकता वितरण को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो इसका ऑप्शन सी बांग्लादेश सही है। बांग्लादेश सरकार ने भारत के सीरम संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षरित किए हैं। बांग्लादेश सरकार ने यह समझौता 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन की खुराक की प्राथमिक वितरण को लेकर किया है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अमूर फाल्कन के शिकार के खिलाफ चेतावनी जारी की है? ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, केरल और महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन सही है त्रिपुरा। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही झीलों और जल निकायों के आसपास बड़े पैमाने पर अमूर फाल्कन सहित कई प्रवासी पक्षी देखे जाते हैं। प्रतिबंध के बावजूद हर साल इन सैकड़ों पक्षियों का शिकार कर लिया जाता है। त्रिपुरा राज्य ने अमूर फाल्कन के शिकार के खिलाफ चेतावनी जारी की है और यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो 1972 में बनाया गया था, उसी के तहत जीवों का संरक्षण किया जाता है। हाल ही में आयोजित वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 20 यानी कि VGIR 20 की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन है एंटोनियो गुटेरेस, नरेंद्र मोदी, थेरेसा मैरी मे और अगला ऑप्शन है योशिहिदे सुगा। तो इसकी जो अध्यक्षता की है वो की है नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में संपन्न वैश्विक निवेश गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। सम्मेलन में चर्चा का मुख्य फोकस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के दृष्टिकोण के बारे में था। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष एवं वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। सम्मेलन में विश्व के प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों जैसे यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और मध्य पूर्व के निवेशकों ने भाग लिया है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। और फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं? अगर आपके कोई सजेशन है तो आप अपने सजेशन जरूर दें और जुड़े रहें इस चैनल से। यदि इस चैनल में नए हैं तो फ्रेंड्स तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी प्रकार से हम आपको जो करंट का कंटेंट है या फिर जो स्टैटिक करंट है का कंटेंट है, स्टैटिक कंटेंट है, वो आपको हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहेंगे। तो इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।